राजस्थान जेएल प्रहरी एग्जाम 2025। इसके अंदर आपका एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। इस क्लास के अंदर हम उस कंप्लीट टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है। आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से जो भी मुख्य बिंदु हैं, जैसे आपदा प्रबंधन का परिचय हो गया, आपदाओं का वर्गीकरण हो गया, ठीक है, जो एजेंसियां कार्यरत हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है। इन आपदा चक्र के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है। इनसे संबंधित जो नोडल विभाग हैं, इस तरीके से कंप्लीट जो चैप्टर है उसको हमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपदा प्रबंधन का परिचय। ठीक है। आपदा प्रबंधन क्या होता है? देखो, आपदा प्रबंधन को आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं से निपटने हेतु संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। कि जब भी आपदा आती है, आपदा की जो स्थिति होती है, ठीक है, उसमें जो क्या है कि संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो परिभाषा है ना, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। कि UNDRR यानी संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार जो है वो आपदा की परिभाषा क्या है। ठीक है। तो UNDRR के अनुसार आपदा एक समुदाय के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। ठीक है। आपदा क्या होती है? एक समुदाय होता है, उसके कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। आपदा से होने वाली क्षति को सामान्यतः भौतिक इकाइयों में मापा जाता है, जैसे आवास के लिए वर्ग मीटर, सड़कों के लिए किमीटर आदि। ठीक है। कि आपदा से जो क्षति होती है उसको सामान्यतः क्या होता है? भौतिक इकाइयों में मापा जाता है। ठीक है। फिर क्या है? संकट। संकट एक भयावह स्थिति या घटना है जो जीवन की क्षति एवं संपत्ति एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है। एक देखो, एक है प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट क्या होता है? कि स्वाभाविक रूप से होने वाली भौतिक घटनाएं जो तीव्र या धीमी गति से प्रारंभ होने वाली घटनाओं के कारण होती हैं, जैसे भूभौतिकीय। ठीक है। भूभौतिकीय के अंदर कौन से संकट होंगे? भूकंप हो गया, हिम भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी गतिविधियां हो गई। ठीक है। और जल विज्ञान संबंधित हिमस्खलन हो गया, यानी बर्फ के पहाड़ों का पिघलना और बाढ़। ठीक है। ये जल विज्ञान संबंधी संकट हैं। जलवायु विज्ञान संबंधी अत्यधिक तापमान, सूखा और दावानल यानी जंगल की आग। ठीक है। तो इस प्रकार की जो है वो जलवायु विज्ञान से संबंधित संकट हैं। मौसम संबंधी कौन से हैं? चक्रवात और तूफान, जैसे लहर का बढ़ना। और जैविक रोग, महामारी और कीट, पशु महामारियां। ठीक है। फिर है मानव जनित संकट। प्राकृतिक संकट हो गए, अब है मानव जनित संकट। तो मानव जनित के अंदर क्या होता है कि मानवीय कार्यों और निष्क्रियता के कारण उत्पन्न होने वाले संकट हैं। ठीक है। मानव द्वारा कौन से जो संकट उत्पन्न किए जाते हैं? जैसे प्रदूषण हो गया। अब जैसे जैसे मानव जो है वो प्रदूषण फैला रहा है, तो इससे जो है वो अनेक जो है वो संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। हवा प्रदूषित हो रही है, तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये मानव जनित संकट है। वनोन्मूलन, शाकनाशी तथा कीटनाशकों का उपयोग एवं रासायनिक रिसाव, ये है मानव जनित संकट। फिर देखो, फिर है जोखिम। ठीक है। अभी हम टॉपिक की शुरुआत ही कर रहे हैं। ठीक है। आगे 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 जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जो है वो टॉपिक इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। ठीक है। जोखिम क्या होता है? जोखिम किसी विशिष्ट समयावधि में किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में संकट की घटना के कारण होने वाली अपेक्षित क्षति का मापन है। ठीक है। जोखिम, इसमें प्राकृतिक या मानव प्रेरित संकटों संकटों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या होता है? जोखिम क्या होते हैं कि इसमें अंदर जो है वो प्राकृतिक और मानव प्रेरित संकटों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। जैसे मृत्यु हो गई, चोट हो गया, संपत्ति, आजीविका, आर्थिक गतिविधियों के बाधित होना या पर्यावरणीय रूप से क्षतिग्रस्त होना। जोखिम से बचने के उपाय। जोखिम का अनुमान एवं पहचान करना, जोखिम से बचाव, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम हस्तांतरण। ठीक है। ये क्या है? जोखिम से बचने के उपाय हैं। अब देखो, अब हम करेंगे आपदाओं का वर्गीकरण। ठीक है। अब हम करेंगे आपदाओं का वर्गीकरण। आपदाएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है। आपदाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? स्रोत के आधार पर क्या है? एक होती है प्राकृतिक आपदाएं और एक होती है मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं? जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है। प्रकृति द्वारा उत्पन्न होने वाली आपदाओं को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गया, ज्वालामुखी गतिविधि, बाढ़, सूखा, आग, ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है। मानव जनित आपदाएं कौन सी हैं? विस्फोट,
विषाक्त अवशिष्टों का रिसाव, प्रदूषण, बांध का टूटना, युद्ध होना और नागरिक संघर्ष जो है वो क्या है, मानव जनित आपदाएं हैं। तो आपदाएं के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार की आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं। ठीक है, अवधि के आधार पर, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, स्रोत के आधार पर जो है वो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। अब देखो अवधि के आधार पर जो है वो क्या होता है कि आपदाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं, जैसे भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया या फिर सुनामी हो गया। ये क्या होता है, ये तीव्र गति से बढ़ते हैं, ठीक है, यानी अचानक से हो जाते हैं। अजय, जैसे कि भूकंप जो है वो अचानक से आता है, चक्रवात हो गई, बाढ़ हो गई, ये सब क्या है, तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाएं हैं। धीमी गति से होने वाली आपदाएं जैसे जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग, वो ऐसे नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, वो कई सालों से लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो धीमी गति से होने वाली आपदाएं क्या है, जैसे जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, मृदाक्षरण और सूखा। अब मरुस्थलीकरण, जैसे मरुस्थल का जो है वो आगे बढ़ना, मरुस्थल भी आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बढ़ रहा है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये धीमी गति से होने वाली आपदाएं हैं। ठीक है, फिर है उत्पत्ति के आधार पर आपदाएं। उत्पत्ति के आधार पर जो है आपदाएं तीन प्रकार की हैं। ठीक है, स्थलाकृति आपदाएं जैसे भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, ज्वालामुखी आदि, ये क्या है, ये स्थलाकृति आपदाएं हैं। दूसरी है मौसमी आपदाएं। ठीक है, स्थलाकृति आपदाएं आपने पढ़ ली, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन और ज्वालामुखी जो है वो स्थलाकृति आपदाएं हैं। ठीक है, यानी भूमि जो स्थल है उसके ऊपर जो है वो उत्पन्न होती हैं। फिर है मौसमी आपदाएं। अब मौसमी आपदाएं जो मौसम में परिवर्तन करेंगी, जैसे चक्रवात आएगा तो मौसम के अंदर बदलाव होगा। ठीक है, सुनामी, अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि। अतिवृष्टि यानी ओलों का गिरना, अनावृष्टि यानी बिल्कुल भी वर्षा नहीं होना। तो ये क्या है, यह मौसम संबंधी आपदाएं हैं। फिर है जीवों द्वारा उत्पन्न आपदाएं। ठीक है, टिड्डी दल का आक्रमण, टिड्डी जब फसलों पर आक्रमण करती हैं तो वो जीवों द्वारा उत्पन्न आपदाएं हैं। महामारी, मृत पशु, प्लेग, मलेरिया, इस प्रकार के जो है वो जीवों से उत्पन्न होने वाली आपदाएं हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपदाएं तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्थलाकृति जो स्थल यानी भूमि पर उत्पन्न होती हैं, भूमि खंडों के अंदर उत्पन्न होती हैं। फिर होता है मौसमी आपदाएं जो मौसम के अंदर उत्पन्न होती हैं और ठीक है मौसम में परिवर्तन लाती हैं। एक होती है जीवों द्वारा उत्पन्न आपदाएं। ठीक है, अभी अगला पॉइंट है हमारा आपदा प्रबंधन चक्र। ठीक है, क्या है आपदा प्रबंधन चक्र, तीन चक्र होते हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत तीन प्रमुख चरण हैं, तीन चरण होते हैं इसके। ठीक है, एक होता है आपदा से पहले, ठीक है, आपदा पूर्व है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें तटबंधों और भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण, वनीकरण, वाटरशेड जल विभाजक प्रबंधन को अपनाना। यानी आपदा आने से पहले जो भी कार्य किए जाते हैं वो इस चक्कर के अंदर आते हैं। ठीक है, आपदा पूर्व है। ठीक है, पहला चरण क्या है, आपदा से पहले। ठीक है, फिर है आपदा के दौरान। जब आपदाएं घटित हो जाती हैं उस समय क्या होता है कि जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में फंसे लोगों को वहां से निकालना, उनकी खोज करना, बचाव कार्य करना, उनके भोजन, कपड़े, आश्रय, दवाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना और अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, ये किस चरण के अंदर आते हैं, आपदा के दौरान होती हैं ये सब घटनाएं। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये तो क्या है, एकदम इजी इजी सा है, तो बिल्कुल ही इजी टॉपिक है। ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप कभी भी ये मत सोचा करो कि ये तो इजी है तो आएगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से पूछेगा। एग्जामिनर जो है वो इन्हीं से पूछेगा, लेकिन वो इनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज ही चेंज कर देगा। ठीक है, फिर है आपदा के बाद। तीसरा चरण कौन सा है, आपदा के बाद पुनर्बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। यानी जब आपदाएं आती हैं तो आपने भाई बहुत बार सुना होगा कि जैसे आपदाएं जब भी, जैसे समुद्र में जो है वो तूफान आता है, चक्रवात आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो तट के जो क्षेत्र हैं उनके जो घरों के लोगों हैं उनको जो है वो घर खाली करवा दिए जाते हैं। ठीक है, फिर जब आप वो आके चक्रवात आके चला जाता है उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है वो वापस अपने घरों में आ जाते हैं। ठीक है, तो पुनर्बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण तीसरे चरण के अंदर क्या है, जो वापस जो है वो पुनर्निर्माण, अगर कोई टूट फूट हो गई है तो उसको पुनर्निर्माण करना। ठीक है, और पुनर्वास यानी पुनः अपने घरों में लौटना। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन गतिविधियों के तीन प्रमुख चरण हैं। ठीक है, फिर है कि भारत में आपदा प्रबंधन। ठीक है, क्या है भारत में आपदा प्रबंधन। अब देखो भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या बन गया कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 2005 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया यहां से, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमएस तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमएस को शामिल करके एक त्रिस्तरीय संरचना के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत में जो आपदा प्रबंधन की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय संरचना यानी सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए, फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमएस, और फिर है जिला प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमएस। ठीक है, तो एक होता है मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, तो ये एक त्रिस्तरीय संरचना हो गई। ठीक है, 2005 में जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो बनाया गया था। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो त्रिस्तरीय संरचना के निर्माण की परिकल्पना जो है वो की गई थी। ठीक है, फिर क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ढांचा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो संस्थागत का जो ढांचा है, संस्था का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है? राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का समग्र समन्वय गृह मंत्रालय के पास होता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि जो आपदा प्रबंधन का जो, यानी ठीक है ये छोड़ो कि जैसे आपदा प्रबंधन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा प्रबंधन है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो गृह मंत्रालय के एमएचए के पास होता है। ठीक है, यह आपदा प्रभावित राज्यों, संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सशस्त्र बलों आदि के साथ समन्वय करता है। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई कि किसके अधीन करता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन जो है गृह मंत्रालय के जो है वो अधीन कार्य करता है। ठीक है, फिर है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच, यह एनपीडीआरआर, यह आपदा प्रबंधन पर एक बहुहितधारक और बहुनिर्णय निर्माण के करने वाला निकाय है। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री, इसका अध्यक्ष होता है। एनपीडीआरआर का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्रालयों में आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य मंत्री और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य मंत्री और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। ठीक है, सदस्य कौन होते हैं? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सदस्य होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्री, आपदा प्रबंधन से निपटने वाले प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री, और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, बेंगलुरु, हैदराबाद के मेयर, शहरी स्थानीय निकायों के 10 अध्यक्ष शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नामित, 4 लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा मनमोनित और 2 राज्यसभा सदस्य सभापति द्वारा मनमोनित जो है वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है? यह आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। ठीक है, यानी सर्वोच्च निकाय है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। एनडीएमए का गठन जो है वो अधिनियम 2000 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री जो है वो एनडीएमए का अध्यक्ष होता है। यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजना और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना और दिशा निर्देशों को निर्धारित करना। ठीक है, एनडीएमए के कार्य हैं। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, अब है एनआईडीएम। एनआईडीएम क्या है कि एनआईडीएम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण,
प्रशिक्षण, अनुसंधान, अभिलेखन, नीतिगत पैरवी के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। यह आपदा प्रबंधन केंद्रों डीएमसी के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। अब देखो क्या है कि जो एनडीएमए है ना, वो तो शीर्ष निकाय है। ठीक है। वो तो सिर्फ नीतियां बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, किस तरह से उनको, ठीक है, जो है वो दिशा निर्देश देने हैं वो देगा। फिर क्या करता है एनआईडीएम, क्या करता है कि जो राज्य सरकार होती है ना, जो एनडीएमए जो नीति और जो योजनाएं बनाता है, जो फिर उनको जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम जो है वो क्या करता है, राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ। एनडीआरएफ क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो एनडीआरएफ एक विशेष मोचन बल है जिसे एक खतरनाक आपदा की आशंका या आपदा की स्थिति में तैनात किया जाता है। ठीक है। कुल मिला के बात करो तो एक बटालियन होती है। ठीक है। सेना की एक बटालियन होती है एनडीआरएफ। ठीक है। तो क्या होता है कि एक खतरनाक आपदा की आशंका या आपदा की स्थिति, यानी अगर लगे कि यहाँ पर कोई आपदा आने वाली है या फिर आपदा आ गई हो, तो उस स्थिति में क्या है, वहां पर एनडीआरएफ को जो है वो तैनात किया जाता है। ठीक है। इस बल का सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन एनडीएमए में निहित है। ठीक है। एनडीएमए में निहित है। इस बल के कमान एवं पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक में निहित है। ठीक है। यानी एनडीआरएफ का जो महानिदेशक होता है वो जो है वो इसका सर्वोच्च होता है। वर्तमान में क्या है, एनडीआरएफ में 16 बटालियन है। प्रत्येक बटालियन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ सहित 1149 सैन्य कर्मी सम्मिलित होते हैं। ठीक है। एनडीआरएफ में क्या होता है कि वर्तमान में 16 बटालियन है। ठीक है। एनडीआरएफ में कितनी है, वर्तमान में जो है वो 16 बटालियन है। ठीक है। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इनके सहित जो है वो 1149 सैन्य कर्मी जो है वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है। फिर है, अब देखो, अब बात करेंगे राज्य स्तर पर जो प्रबंधन प्राधिकरण है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि त्रिस्तरीय संरचना है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, फिर राज्य स्तर पर और फिर जिला स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमएस। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एक राज्य आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के निर्माण को अधिदेशित करता है। ठीक है। यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य स्तर पर भी जो है वो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो है वो अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। यह राज्य आपदा प्रबंधन नीति को निर्धारित करने और केंद्रीय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी है। यानी आप इस जो राज्य है, जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का जो, ठीक है, अगर राजस्थान में कोई आपदा आती है तो राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो योजनाएं बनाता है, नीतियां बनाता है, और जो केंद्र से जो नीतियां आती हैं, ठीक है, जो केंद्र से जो नीतियां आती हैं उनको, उनके दिशा निर्देशों की भी पालना करता है और अपनी भी कुछ नीतियां बनाता है। ठीक है। यह योजना के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है और विभिन्न राज्य विभागों द्वारा राहत, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करता है। ठीक है। इसका यह कार्य है। फिर बात करेंगे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। तीसरा स्तर कौन सा है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमएस। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करती है। ठीक है। प्रत्येक राज्य के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के अंदर जो है वो एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष कौन होता है, जो जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। उपाध्यक्ष कौन होता है, स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होता है, जो स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि होता है वो उपाध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। ठीक है। डीडीएम में जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करता है और इसके
कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है, योजना तैयार करता है आपदा प्रबंधन के लिए, और इसके जो है कार्यान्वयन की निगरानी रखता है। ठीक है, फिर देखो, फिर है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था यानी जो पैसों की जो है, भाई आपदा आ गई, उस आपदा से निपटने की जो वित्तीय व्यवस्था है वो किस प्रकार होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि एनडीआरएफ, आपातकालीन प्रतिक्रिया राहत और पुनर्वास के व्ययों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित एक निधि है। यानी जो एनडीआरएफ है, इसकी जो है वो, इसका जो सारा खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया होती है, राहत कार्य होता है, पुनर्वास, इन सब व्यय की पूर्ति करने के लिए क्या है, केंद्र सरकार के पास एक निधि है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार जो है वो इनका खर्चा उठाती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में कोई आपदा आ गई तो क्या क्या होगा, एनडीआरएफ की तैनाती होगी, तो इस एनडीआरएफ का जो व्यय है वो कौन उठाएगा, केंद्र सरकार उठाएगी। ठीक है, 11वें वित्त आयोग द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि एनसीसीएफ का विलय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि एनडीआरएफ में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको, ये एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि एनसीसीएफ का विलय जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि एनडीआरएफ में कब किया गया, 11वें वित्त आयोग में किया गया था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पीड़ित होते हैं, आपदा पीड़ित होते हैं, उनको राहत कार्य प्रदान करने के लिए खर्च किया जाता है। फिर है देखो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना वर्ष 2016 में जारी की थी। ठीक है, कब जारी की थी, 2016 के अंदर जो है वो जारी की थी। यह आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है कि आपदा प्रबंधन चक्र के जो 3 चरण हमने पढ़े थे ना, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। ठीक है, तो उनके लिए क्या करती है, जो सरकारी एजेंसियों को जो है वो एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करती है कि आप जो है वो इस तरीके से कार्य करो। ठीक है, योजना में आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल किया गया है। ठीक है, जो तीनों चरण हैं उन तीनों चरणों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 के अंदर जो है वो लागू की गई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा कि आपदाएं जो है वो कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राकृतिक आपदाएं और एक होती है मानव जनित आपदाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो देखो, सबसे पहले है भूकंप। भूकंप क्या है, भूपटल या भूप्रपट्टी का आकस्मिक कंपन है। ठीक है, यानी भूपटल के अंदर जो अचानक जो कंपन होता है उसको भूकंप कहते हैं। प्लेटों की सीमाओं से संलग्न क्षेत्रों में संचलन के कारण है वो भूकंप आते हैं। ठीक है, प्लेट की सीमाओं से संलग्न क्षेत्रों में संचलन का निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो भूगर्भीय जो प्लेटें हैं उनकी सीमाओं से संलग्न क्षेत्रों में संचलन के कारण क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इनको जो है वो 3 प्रकार से है वो वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, एक देखो, एक है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटना, विपरीत दिशा में अलग हटना। जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है ना, वो क्या होती है, अपसारी सीमा। ठीक है, और उससे जो संचलन से जो कंपन उत्पन्न होता है उसको भूकंप कहते हैं। फिर है अभिसरण सीमा, एक दूसरे की ओर खिसकना। फिर है रूपांतर सीमा, एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में खिसकना। ठीक है, तो जो प्लेटों की जो जो संचलन होता है वो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। ठीक है, जब प्लेटों का, यानी जो प्लेटें हैं वो इधर उधर होती हैं तो उससे जो कंपन उत्पन्न होता है ना, उससे भूकंप आता है। और जो प्लेटों का जो इधर उधर संचलन है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक अपसारी यानी एक दूसरे से विपरीत हटना, एक है अभिसरण यानी एक दूसरे की ओर खिसकना यानी पास आना, एक है रूपांतर, एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज दिशा में खिसकना। ठीक है, फिर क्या है कि भूकंप की तीव्रता
रिक्टर स्केल द्वारा तथा आघात की तीव्रता मर्केली स्केल द्वारा मापी जाती है। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दो क्वेश्चन बन गए कि भूकंप की जो तीव्रता है वो तो रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है और आघात की जो तीव्रता है वो मर्केली स्केल द्वारा मापी जाती है। ठीक है, फिर है अपनी अगली आपदा है सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी सागरीय अधस्तल में एक बड़े आवेगपूर्ण विस्थापन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, सुनामी क्या होती है कि सागरीय अधस्तल में एक बड़े आवेगपूर्ण विस्थापन द्वारा उत्पन्न होती है। भूकंप सागरीय अधस्तल के ऊर्ध्वाधर संचलन द्वारा सुनामी उत्पन्न करते हैं। सुनामी भूस्खलन के मलबे के जल में गिरने या जल के सतह के नीचे भूस्खलन होने, ज्वालामुखी गतिविधियां तथा उल्कापिंड के टकराने के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इन कारणों से क्या होता है? सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर है ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरी आपदा कौन सी हमारी प्राकृतिक आपदा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है कि एक दरार या छिद्र या चिमनी है जिसके माध्यम से पिघली हुई चट्टान गहराई से पृथ्वी की सतह के ऊपर तक स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, ज्वालामुखी एक दरार या छिद्र है। क्या होता है कि पृथ्वी के गर्भ से जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है ना, जिसको मेग्मा कहते हैं, वो मेग्मा जब बाहर निकलता है ना तो उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, आप सभी को पता है ज्वालामुखी से निकलने वाले मेग्मा को लावा कहा जाता है। ठीक है, जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं उनको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। लावा ही वह पदार्थ है जो छिद्र के चारों ओर शंकु का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लावा ही जो पदार्थ होता है, जो छिद्र होता है, ज्वालामुखी की जो दरार होती है, उसके चारों ओर शंकु का निर्माण करते हैं। अब देखो ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? देखो, सक्रिय ज्वालामुखी, जो लावा प्रस्फुट और गैस उत्सर्जित कर रहा हो, यानी जो सक्रिय हो, जिससे क्या है, जो लावा को बाहर निकाल जो जो निकल रहा है लावा, वो क्या होती है? सक्रिय ज्वालामुखी। फिर क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, देखो मेरे कई कई बार जो है वो मेरे से शब्द आधे पढ़े जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि मेरी जो जीभ पर है वो छाले हो रखे हैं, तो इसलिए जो कभी क्या होता है कि जब वो दर्द करती है ना तो ऐसे शब्द है वो आधा ही निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, फिर क्या है? दूसरी कौन सी प्रकार है? निष्क्रिय ज्वालामुखी, जिसमें लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ हो, यानी जिस दरार से लंबे समय से कोई भी लावा नहीं निकला हो, वो क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी। किंतु भविष्य में निकल सकता है। ठीक है, यानी निकल नहीं रहा है लेकिन क्या पता भविष्य में निकल जाए, तो इस प्रकार के जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। एक होते हैं मर्त ज्वालामुखी। मर्त ज्वालामुखी जो 10,000 से अधिक वर्षों तक निष्क्रिय रहता है, यानी 10,000 वर्षों से जो है वो कोई भी इसके अंदर से लावा नहीं निकला है, तो वो क्या हो जाएगा? मृत ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, फिर है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? देखो कि चट्टानों के टुकड़ों, मलबे या मिट्टी के ढेरों का ढलान के सहारे खिसककर नीचे गिरना भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, भूस्खलन वृहत क्षरण का एक प्रकार है। भूस्खलन के कारण क्या है? ठीक है, भूस्खलन आप सबको पता है भाई, इजी सी बात है। देखो, ठीक है, बार बार बातें रिपीट करने से है वो समय बढ़ेगा क्लास का, और कुछ नहीं है। आप सभी को पता है भूस्खलन क्या होता है। भूस्खलन के कारण क्या है? भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, नवीनीकरण, सड़कों का निर्माण, स्थानांतरणी, कृषि, मकान और अन्य भवनों का निर्माण क्या है? भूस्खलन के कारण है। ठीक है, फिर है चक्रवात। चक्रवात क्या है? चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव का एक क्षेत्र है जो चारों ओर से उच्च वायुमंडलीय दबाव से घिरा होता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? शक्तिशाली हवाओं के साथ वायुमंडलीय विक्षोभ का घूर्णन होता है, चक्रवात कहलाता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या होता है कि विश्व के उष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में आते हैं, अतः इन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात जो है वो मुख्य रूप से कहां पर आते हैं? उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में आते हैं। इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात समुद्र में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, फिर है बाढ़। बाढ़ क्या होती है? जब भारी अथवा निरंतर वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंधों को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो बाढ़ कहते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में यह असमान वितरण प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनती है।
भारत में 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जो है वो कितना हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना गया है, 4 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, कितना? 4 करोड़ हेक्टेयर। फिर है सूखा, अनावृष्टि या अकाल। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। इसका संबंध वर्षा की न्यूनता से है। भारत सरकार के सिंचाई आयोग ने 10 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले भागों को शुष्क क्षेत्र माना है। यानी जहां पर पूरे वर्ष में 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है वो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानव जनित आपदाएं। ठीक है, हमने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मानव जनित आपदाएं, यानी मानव के द्वारा कौन सी जो आपदाएं उत्पन्न की जाती हैं। एक है, देखो, सबसे पहले है जैविक आपदाएं। जैविक आपदाएं क्या होती हैं? जैविक आपदाएं ऐसा परिदृश्य है जिनमें मनुष्य, पशुओं और पौधों में बड़े पैमाने पर बीमारियां, अक्षमता या मृत्यु की घटनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की आपदाएं महामारी या वैश्विक महामारी के रूप में प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। ठीक है, देखो, एक होती है महामारी, एक होती है वैश्विक महामारी। वैश्विक महामारी यानी जो पूरे विश्व में फैल गई हो, जैसे कोरोना जो है वो एक जैविक आपदाएं थी। ठीक है, एक जैविक आपदाएं थी। क्या हुआ? पूरी विश्व में फैल गई। ठीक है, एक पेंडेमिक था जो पूरे विश्व में फैल गया था। ठीक है, फिर क्या है कि जैविक युद्ध संचालन या जैव आतंकवाद की घटनाओं में रोगजनक एजेंटों के सुविचार उपयोग से मानव निर्मित हो सकती है। ठीक है, अब ये देखो क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं कि जैविक युद्ध यानी जो बैक्टीरिया युद्ध भी होते हैं, बैक्टीरिया युद्ध का संचालन या जैव आतंकवाद की घटनाओं में रोगजनक एजेंटों के सुविचारित उपयोग से मानव निर्मित हो सकती हैं। ठीक है, कोविड-19 ऐसी पहली अखिल भारतीय जैविक आपदा थी जिसे देश की विधिक और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया गया था। यानी कोविड-19 जो है वो एक ऐसी बीमारी थी जिसको जो है वो विधिक और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया गया था। ठीक है, फिर क्या है? औद्योगिक आपदाएं। ठीक है, औद्योगिक आपदाएं क्या होती हैं कि वस्तु एवं सेवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पाद से लोगों एवं जीवन सहायता प्रणालियों के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे औद्योगिक आपदाएं हैं। ठीक है, जब यह खतरे मानव की सामना करने की क्षमताएं या पर्यावरणीय प्रणालियों के अवशोषण या वहनीय क्षमताओं से अधिक हो जाते हैं, तब वे औद्योगिक आपदाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, देखो, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, वो क्या थी? वो एक औद्योगिक रासायनिक आपदाएं थी। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, जो वस्तु और सेवाओं के एक बड़े पैमाने पर जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वो तो मतलब ठीक है भाई, उत्पादन किया भी जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब वो उत्पादन से जो क्या होता है कि जो समस्याएं उत्पन्न होती है ना, जब वो हद से ज्यादा बढ़ने लगती है ना, तो वो आपदाओं को जन्म दे देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अवशोषण या वहनीय क्षमताओं से जब अधिक हो जाते हैं, तब वे औद्योगिक आपदाओं को जन्म दे देते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर रासायनिक आपदाएं आग, विस्फोट, विषाक्त निर्मुक्त पदार्थ, विषाक्तता और ऐसे विभिन्न संयोजन के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। ठीक है, फिर क्या है? नाभिकीय आपदाएं। नाभिकीय आपदाएं कौन सी होती हैं? परमाणु नाभिक से निकलने वाले विकिरण से मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए उत्पन्न जोखिम या खतरे को नाभिकीय संकट कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय संकट के स्रोत कौन कौन से होते हैं? देखो, प्राकृतिक संसाधन, बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें, भूप्रपट्टी के रेडियोधर्मी पदार्थ से होने वाले उत्सर्जन। ठीक है, ये नाभिकीय संकट हैं। ठीक है, ये नाभिकीय संकट के प्राकृतिक स्रोत हैं। भाई ये मानव द्वारा थोड़ी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मांड से जो किरणें आती हैं, ठीक है, जो मानव के लिए जो है वो घातक होती हैं, उनके लिए मानव जिम्मेदार थोड़ी है। ठीक है, या भूप्रपट्टी की रेडियोधर्मी पदार्थ से होने वाले उत्सर्जन। ठीक है, तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन से उत्पन्न होने वाले नाभिकीय संकट हैं। फिर है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत कौन से हैं? जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, एक्सरे हो गया, परमाणु बम हो गया, परमाणु दुर्घटनाएं, परमाणु हथियार, रेडियोधर्मी अयस्कों का खनन और प्रसंस्करण। ठीक है, ये क्या है? ये मानव निर्मित स्रोत है नाभिकीय आपदाओं के। ठीक है, फिर क्या है? आपदा प्रबंधन पर वैश्विक ढांचे का उद्भव।
यानी आपदा प्रबंधन पर जो विश्व स्तर पर जो क्या ढांचा बना हुआ है। ठीक है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत कार्यालय की स्थापना की गई तथा एक आपदा राहत समन्वयक की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 1972 में क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र आपदा यानी विश्व स्तर पर जो है संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत कार्यालय की स्थापना की गई थी। फिर क्या है, 1990 से 99 की अवधि को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, 1990 से 99 तक की अवधि को क्या किया गया, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। फिर है कि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जापान के याकोहामा में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था। अब अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि जापान में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जापान के याकोहामा में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया था, 1994 में किया गया था। या फिर इस प्रकार पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया था, तो कहां पर किया था, जापान के याकोहामा पर किया था। ठीक है, फिर क्या है कि इस सम्मेलन में याकोहामा रणनीति व इसकी कार्य योजना को अपनाया गया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन सतत विकास के संदर्भ में आपदा और जलवायु जोखिम के प्रबंधन पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला है। विश्व सम्मेलन अब तक 3 बार हो चुका है। ठीक है, यानी 3 बार जो है वो विश्व सम्मेलन हो चुका है आपदा प्रबंधन पर। ठीक है, 1994 में याकोहामा जापान, 2005 में कोबे और 2015 में सेंदाई जापान में आयोजित किया गया है। ठीक है, तीनों बार कहां पर आयोजित हुआ है, जापान में आयोजित हुआ है, 1994 में, 2005 में और 2015 में। फिर क्या है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच। यह वैश्विक मंच आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक मंच को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेडाई फ्रेमवर्क की कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, वर्ष 2007 से अब तक वैश्विक मंच के 7 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 2022 का सत्र भी शामिल है। वैश्विक स्तर जीपी 2022 का 7वां सत्र संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय यूएनडीआरआर द्वारा 23 से 28 मई 2022 तक बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, 7वां जो सत्र है वो 2022 में जो है वो बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर क्या है कि इस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता इंडोनेशिया सरकार और यूएनडीआरआर ने की थी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां स्तर जो है वो 2 से 6 जून 2025 को जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो ये देखो करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का जो 8वां सत्र है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, जिनेवा में किया जाएगा। ठीक है, 2 से 6 जून को 2025 को जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। 8वें सत्र की थीम क्या है, हर दिन महत्वपूर्ण, आज ही लचीलापन अपनाएं। ठीक है, 8वें सत्र की जो है वो थीम क्या होगी कि हर दिन महत्वपूर्ण है, आज ही जो है वो लचीलापन अपनाएं। ठीक है, कहां पर आयोजन किया जाएगा, जिनेवा में आयोजन किया जाएगा। 8वां सत्र होगा 2 से 6 जून को। ठीक है, फिर क्या है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2016 के बाद आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे सीडीआरआई के लिए गठबंधन का निर्माण करने की घोषणा की थी। सीडीआरआई का गठन 23 सितंबर 2019 को किया गया, जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। क्या हुआ कि भारत सरकार ने नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर
एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद क्या किया? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा CDRI के लिए गठबंधन का निर्माण करने की घोषणा की गई। ठीक है, CDRI का गठन कब हुआ? 2019 में हुआ। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, फिर क्या है कि गठबंधन के कार्य हेतु 4 व्यापक विषयगत क्षेत्रों की पहचान की गई कि ये जो गठबंधन है वो इस क्षेत्र के जो है वो कार्य करेगा। आपदा जोखिम आकलन, डिजाइन और कार्यान्वयन के मानक, जोखिमों को कवर करने के लिए नए बुनियादी ढांचों और तंत्रों का वित्त पोषण। ठीक है, और आपदाओं के बाद बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। ठीक है, ये किसके कार्य होंगे? ये कार्य होंगे CDRI के। ठीक है, फिर क्या है कि क्षति और नुकसान पर सूबा विशेषज्ञ संवाद। क्या है? यह क्षति और नुकसान पर एक पृथक एजेंडा मद हेतु विकासशील देशों की मांग के कारण बोन में आयोजित COP23 सम्मेलन में निर्धारित किया गया एक विशेषज्ञ संवाद है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जलवायु प्रति परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े क्षति और नुकसान को संबोधित करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त करने और संवर्धन में वृद्धि सहित वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है कि क्षति और नुकसान पर वार्सा अंतरराष्ट्रीय तंत्र। इसे वर्ष 2013 में UNFCCC के तहत COP19 सम्मेलन में स्थापित किया गया था। यह सुभेज्ञ विकासशील देशों में चरम घटनाओं और मंद गति से होने वाली आपदाएं सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, क्षति और नुकसान तंत्र से संबंधित है। यह 2015 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 8 में निहित है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े क्षति और नुकसान को दूर करने, कम करने और संबोधित करने के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, फिर क्या है कि जलवायु परिवर्तन और आपदा विस्थापन। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? औसतन 13.9 मिलियन लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं कि 13.9 मिलियन लोग जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है वो विस्थापन कर देते हैं। शीर्ष 10 सबसे अधिक आपदा प्रवण देशों में से 8 दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा आपदाएं जो है वो कहां पर आती हैं? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, विस्थापन के संबंध में कुछ मुद्दे निम्न हैं: मानवीय संकट, लैंगिक हिंसा, उग्रवाद के लिए सहायक स्थल, स्थानिक विभिन्नता और गैर पहचान। फिर क्या है? फिर है पर्यावरण संबंधी संस्थाएं और संगठन। भारत में पर्यावरण संस्थानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखो क्या है कि वर्ष 1972 में पर्यावरणीय योजना एवं सहयोग के लिए राष्ट्रीय कमेटी के गठन के लिए कदम उठाए गए, जो धीरे धीरे पर्यावरण को अलग अलग विभाग बना। ठीक है, वर्ष 1985 में यह पूर्ण रूप से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हुआ। यानी क्या हुआ कि 1972 में जो है वो पर्यावरणीय की जो योजनाएं हैं एवं सहयोग के लिए जो है वो राष्ट्रीय कमेटी के गठन के लिए कदम उठाए गए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये धीरे धीरे 1985 के अंदर एक अलग ही विभाग बन गया। नाम क्या था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में जो है वो 1985 के अंदर जो है वो यह विभाग बना। ठीक है, फिर क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरणीय एजेंसियां। कौन कौन सी एजेंसियां कार्य कर रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, यह देश में पर्यावरण एवं वन संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की योजना बनाने, उनका प्रचार करने, समन्वय करने के लिए केंद्र सरकार के प्रशासनिक तंत्र में एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, पर्यावरण और वन मंत्रालय का कार्य क्या है कि पर्यावरण और वन संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाना, प्रचार करना, समन्वय करना। ठीक है, फिर क्या है कि मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्य, कौन कौन से कार्य जो है वो मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, वनस्पति तथा जीव जंतुओं का सर्वेक्षण और संरक्षण, वनों तथा बीहड़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण और संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और निवारण, वन रोपण को बढ़ावा देना और भूमि आवरण को
कम करना, अवक्रमण को कम करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। फिर क्या है, यह यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के लिए भी एक नोडल एजेंसी है। ठीक है। फिर अगला अपना क्या है, अगली एजेंसी कौन सी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल कानून प्रदूषक का नियंत्रण और निवारण के तहत हुआ था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था, सितंबर 1974 के अंदर है वो इसका गठन किया गया था। ठीक है। इसे वायु कानून प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण 1981 के तहत क्षमताएं एवं कार्य भी सौंपे गए थे। 1986 के अंतर्गत पर्यावरण कानून के प्रयोजन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या करता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय को जो है वो तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्रामों का गठन, वायु गुणवत्ता के वर्तमान स्तर का निर्धारण, कल कारखानों तथा अन्य स्रोतों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन का नियंत्रण एवं व्यवस्थापन करने तथा वायु गुणवत्ता के मानकों तक पहुंचाना। ठीक है। पर्यावरण मित्र उत्पाद योजना को इकोफॉर्म स्ट्रीम ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। फिर क्या है कि वन्य जीवों के लिए भारतीय बोर्ड। वन्य जीवों की आबादी में तेजी से आई गिरावट के मद्देनजर भारत सरकार ने 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड IBWL का गठन एक सलाहकार निकाय के रूप में किया है। ठीक है। कि वन्य जीवों की जो आबादी जो कम हो रही है उसके लिए 1952 में जो है वो भारतीय वन्य जीव बोर्ड IBWL का गठन किया गया था। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि 2002 में अधिनियम के संशोधन के अनुसार भारतीय वन्यजीव बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के गठन का प्रावधान शामिल किया गया। ठीक है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड के स्थान पर क्या किया गया, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया 2002 में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 22 सितंबर 2003 को अस्तित्व में आया था। 2002 में जो है वो प्रावधान किया गया और 2003 को जो है वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है वो अस्तित्व में आ गया था। ठीक है। फिर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण की जो एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ठीक है। गठन जो है वो यूनाइटेड नेशन असेंबली द्वारा किया गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है, नैरोबी केनिया के अंदर इसका मुख्यालय है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। UNEP के कार्यों का क्रियान्वयन निम्न विभागों द्वारा किया जाता है। ठीक है। यानी इसके द्वारा जो निर्देश बनाए जाते हैं उनका जो है वो क्रियान्वयन यानी जो कार्य जो है वो कौन से विभाग करते हैं, जल चेतावनी और उनका आकलन, पर्यावरण नीति क्रियान्वयन, तकनीकी उद्योग एवं अर्थशास्त्र, क्षेत्रीय सहयोग, पर्यावरणीय कानून एवं सम्मेलन, संचार व जन सूचना। ठीक है। फिर क्या है कि विश्व मौसम विज्ञान संबंधी संगठन एवं UNEP ने मिलकर 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था, विश्व मौसम विज्ञान और UNEP ने मिलकर 1988 में किया था। ठीक है। UNEP को अपने कार्यक्रमों के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता पर्यावरण कोष से पर्याप्त होती है। ठीक है। यानी जो जो ये कार्यक्रम चलाते हैं इनको जो आर्थिक सहायता है यानी जो पैसों की उपलब्धता है वो किसके द्वारा होती है, पर्यावरण कोष से जो है वो होती है। ठीक है। फिर अगला संगठन कौन सा है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। गठन कब किया गया था, 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है। समर्थन 26 सदस्य देशों द्वारा। ठीक है। 26 सदस्य देश हैं इसके अंदर। मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश कितने हैं, 194। ठीक है। समर्थन जो है वो 26 सदस्य देशों का मिला था। 1948 के अंदर इसका गठन किया गया था और सदस्य देश कितने हैं,
चौरानवे है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को सदस्य देशों से तथा दानकर्ताओं से सहयोग एवं आर्थिक सहायता मिलती है। यानी ये जो जो भी अपने कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है, जो भी जो है वो नई नई जो नीतियां बनाते हैं, योजना बनाती हैं, इनके लिए जो इनको आर्थिक सहायता है वो इसी के सदस्य देशों और जो दानकर्ताएं होती हैं इनके सहयोग से मिलती है। ठीक है। फिर क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, कहां पर है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्व भूमध्य सागर, पश्चिमी पैसिफिक और अमेरिका, इसके जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पर हैं। पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ एनवायरमेंट लिंक इनिशिएटिव हेली को विकास किया है। ठीक है। यानी पर्यावरण संबंधी समस्याओं से जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए जो है वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया है, हेली का विकास किया गया है, हेल्थ एनवायरमेंट लिंक इनिशिएटिव। ठीक है। फिर अगला संगठन कौन सा है हमारा? अगला है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। यह यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट एजेंसी है जो भूखमरी को मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई करती है। यानी भूखमरी को मिटाने के लिए जो है वो किस संगठन का गठन किया गया है? संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का गठन किया गया है। इसका लैटिन भाषा में आदर्श वाक्य क्या है? फाइंड पेन्स, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है लेट देयर बी ब्रेड है, जिसका हिंदी में अर्थ है कि सभी को रोटी मिले। ठीक है। लैटिन भाषा में आदर्श वाक्य यह है, अंग्रेजी भाषा में यह है और हिंदी भाषा के अंदर क्या है कि अर्थ जो है वो सभी को रोटी मिले। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है FAO का? रोम के अंदर है। इसके क्या है? 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ पर है? अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? अंकारा, घाना के अंदर। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन देशों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? सेटियागो, चिली में। एशिया एवं पैसिफिक के लिए क्षेत्रीय कार्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। रीजनल ऑफिस फॉर द नियरेस्ट ईस्ट के लिए कायरो, इजिप्ट में है। और यूरोप के लिए कहां पर है? बुडापेस्ट, हंगरी में इसका जो है वो कार्यालय है। ठीक है। फिर है विश्व स्वास्थ्य सभा WHA। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य सभा के लिए प्रतिनिधि मंडल नियुक्त करते हैं। ठीक है। यानी इसका जो गठन है वो WHO के सदस्य राष्ट्र द्वारा किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सर्वश्रेष्ठ निर्णयकारी संस्था है। ठीक है। WHO की ही एक संस्था है विश्व स्वास्थ्य सभा WHA। फिर क्या है? अगली संस्था कौन सी है अपनी? दीर्घापयोगी विकास संस्था CSD। स्थापना कब हुई थी? 1992 में जनरल असेंबली रिजोल्यूशन द्वारा की गई थी। ठीक है। इसे UN यानी यूनाइटेड नेशंस आर्थिक और सामाजिक काउंसिल के कार्यकारी आयोग इको SOC के रूप में जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर हम देखेंगे गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। IUCN विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। यह एक गणतांत्रिक सदस्य सभा है जिसमें 1000 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी सदस्य संगठन है। ठीक है। क्या है कि 1000 से ज्यादा जो है वो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। ठीक है। IUCN मुख्यालय कहां पर है? ग्लेंड, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय है। IUCN जो है वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। फिर है WWF। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। स्थापना कब हुई थी? 11 सितंबर 1961 में हुई थी। स्विट्जरलैंड के मोजेट्स में एक थर्मोर्द ट्रस्ट के रूप में हुई थी। 1986 में संगठन का नाम बदलकर क्या कर दिया? वर्ल्ड फंड फॉर नेचर कर दिया गया। WWF जो है वो कर दिया गया था। ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध और पुनः स्थापन के लिए कार्य करती है। ठीक है। यानी एक गैर सरकारी संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है। लक्ष्य क्या है? हमारे पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना और इसका प्रतिकार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। फिर है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है?
ग्रीन पीस विश्व का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का पर्यावरण नेटवर्क है। जमीनी स्तर का सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क। ठीक है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित ग्रीन पीस के 41 देशों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 41 देशों के अंदर जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक पर्यावरणीय अभियानों को प्राथमिकता प्रदान करता है। फिर है टाटा ऊर्जा शोध संस्थान TERI। ठीक है, TERI स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर है। यह एक जनरुचि शोध व समर्थक संगठन है। ठीक है, यानी जनरुचि यानी लोगों की मर्जी है। ठीक है, और मर्जी है वो समर्थन इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण के लिए हितकारी व न्याय संगत विकासशील रणनीतियों को बढ़ावा देती है। उद्देश्य क्या है? गंभीर व कठिन समस्याओं से जूझना और उनका समाधान खोजना। ठीक है, शाखाएं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान, मलेशिया एवं खाड़ी देशों के अंदर जो है वो इसकी शाखाएं हैं। फिर क्या है कि TERI टाटा ऊर्जा शोध संस्थान ने विश्व सतत विकास फोरम का भी गठन किया है। ठीक है, तो विश्व सतत विकास फोरम का गठन किसके द्वारा किया गया था? TERI यानी टाटा ऊर्जा शोध संस्थान के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। ठीक है, यानी हमारे देश के अंदर जो गैर सरकारी संगठन यानी जो NGOs हैं वो कौन कौन से हैं? विज्ञान एवं पर्यावरण के अंदर CSE मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। CSE एक जन जागरूकता संबंधी खोज व सलाहकार संगठन है। CSE के दो प्रमुख रोचक प्रकाशन डाउन टू अर्थ एवं बच्चों की पत्रिका गोबर टाइम्स हैं। ठीक है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, कल्पवर्ष ये भी एक संस्थान है, NGO है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। यह पर्यावरणीय जागरूकता अभियानों, मुकदमों, शो व अन्य क्षेत्रों में कार्य करता है। यह एक आपदा अनुकर्मीय संगठन है तथा इस समूह में सभी निर्णय जो है वो उचित बहस व चर्चा के बाद ही लिए जाते हैं। ठीक है, यानी जो निर्णय है वो क्या करते हैं? उचित बहस की जाती है जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, और चर्चा के बाद जो हल निकलता है वो काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है? डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। इसका पंजीकरण भारत सरकार के साथ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ था। यह एक अलाभकारी संगठन है जो सतत विकास के लिए शोध कार्य में व्यस्त रहता है। क्या है? अलाभकारी संगठन है जो क्या करता है? सतत विकास के लिए जो है वो शोध कार्य में व्यस्त रहता है। कार्य क्षेत्र क्या है? उपयुक्त तकनीकों की डिजाइन व बड़े पैमाने पर उनका वितरण, पर्यावरण प्रबंधन तंत्र एवं बड़े पैमाने पर उनका वितरण, पर्यावरण प्रबंधन तंत्र व प्रभावशाली जनमूलक संस्थान द्वारा नीतियां। ठीक है, लक्ष्य क्या है? सतत राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। फिर है सुलभ इंटरनेशनल्स। सुलभ इंटरनेशनल्स स्थापना कब हुई थी? 1970 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा। यह एक समाज सेवी संगठन है जो मानव अधिकारों, पर्यावरण की स्वच्छता, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों, अवशिष्ट प्रबंधन एवं शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के कार्य करता है। ठीक है, फिर है राजस्थान में आपदा प्रबंधन। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान राज्य अध्यादेश 24 अक्टूबर 1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना किए जाने से राज्य में सहायता विभाग अस्तित्व में आया। इससे पूर्व सहायता का कार्य राजस्व विभाग की शाखा के द्वारा किया जाता था। 30 अप्रैल 1962 को जो है वो सहायता कार्य के लिए अकाल संहिता तैयार की गई और उसी के अनुसार जो है सहायता विभाग ने कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, फिर क्या है कि वर्ष 1963-64 और वर्ष 1964-65 में राज्य में भयंकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का जो है वो पूर्ण विस्तार हुआ। विगत कुछ वर्षों में गुजरात में आए चक्रवात से नुकसान के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों को सहायता विभाग का नाम परिवर्तन कर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग करने के निर्देश जारी किए हैं। ठीक है,
फिर क्या है, फिर है कि राज्य सरकार 30 अक्टूबर 2003 से सहायता विभाग का नाम परिवर्तन कर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया था। ठीक है, राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर 2003 से जो क्या है, सहायता विभाग का नाम परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान का एक स्थायी निकाय है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन एवं प्रभाविता को राहत प्रदान करने के लिए कार्य जो है वो इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों संस्थानों के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं। जिला कलेक्टर विभागों के लिए जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों के नियंत्रण, क्रियान्वयन और समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राज्य में जो है वो 1 अगस्त 2007 से लागू हुआ था। ठीक है, राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम 2009। ठीक है, राज्य प्रबंधन निम्नलिखित 9 सदस्यों से मिलकर गठित होगा। अध्यक्ष कौन होता है? राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्य वित्त विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, गृह विभाग, कृषि और पशुपालन विभाग और आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग। ये क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि राज्य प्राधिकरण के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, फिर क्या है कि नोडल विभागों की सूची। ठीक है, आपदाओं से संबंधित जो नोडल विभाग हैं उनकी सूची देखो। सबसे पहले क्या है कि आपदा प्रबंधन और राहत, इससे संबंधित कौन सी आपदाएं हैं? सूखा, ओलावृष्टि, लू, पाला, शीतलहर, गरज और बिजली चक्रवात। ठीक है, तो ये इनसे जो संबंधित नोडल विभाग है वो कौन सा है? आपदा प्रबंधन एवं राहत। ठीक है, फिर ऊर्जा, नोडल विभाग का नाम क्या है? ऊर्जा। आपदा जिसमें बिजली उत्पादन, वितरण और पारेषण शामिल है। फिर क्या है? गृह, आतंकवादी हमला, यानी जो गृह मंत्रालय होता है उसके अंदर क्या होता है? आतंकवादी हमला, पुलिस विद्रोह, प्रमुख कानून एवं व्यवस्था संकट, परमाणु एवं रासायनिक तथा जैविक, परमाणु, रेडियोलॉजिकल आपदा, वायु, सड़क तथा रेल दुर्घटनाएं, त्योहारों संबंधी आपदाएं। ठीक है, तो इनसे संबंधित जो है नोडल विभाग। फिर जल संसाधन जो है वो किन आपदाओं से संबंधित है? आपदा बाढ़, अचानक बाढ़ आना, बांध फटना, बादल फटना। फिर पीडब्ल्यूडी, भूकंप, मुख्य इमारत ढहना और भूस्खलन के लिए कौन है? पीडब्ल्यूडी। खदान और पेट्रोलियम जो नोडल एजेंसी है वो किसके लिए कार्य करती है? खदान में आग और खदान में बाढ़ और तेल रिसाव, इनसे संबंधित आपदाओं के। ठीक है, फिर उद्योगों के अंदर क्या है? रासायनिक और औद्योगिक जो आपदाएं आती हैं वो उद्योगों, यूडीएच के द्वारा शहरी आग, राजस्व, गांव में आग व नाव पलटना, वन के द्वारा वन की आग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जैविक और महामारी, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, कृषि विभाग द्वारा कीट हमला, पशुपालन विभाग द्वारा पशु आपदा की महामारी। ठीक है, तो ये थे नोडल विभाग और उनसे संबंधित आपदाएं।